हेलो हाय। वेलकम टू रंसी स्टडी सर्कल। कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पेपर में अब काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए, आपको पता ही है कि 200 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें मैं टोटल आपको 200 प्लस क्वेश्चन मैथ से करवाऊंगा और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर के मैं करवाऊंगा। 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पिछले साल ही मैंने करवाया था, टॉप 15 क्वेश्चन की एक सीरीज थी। अगर आप वो करना चाहते हो सॉल्व, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, 15-20 दिन आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर को। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये गारंटी मेरी है। बाकी 15-20 दिन में क्या करना है, उसका रोड मैप कैसे आपको तैयारी करना है, उसके लिए आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको बताऊँगा कि अगले 15 दिन आपको मैथ्स को कैसे टैकल करना है। फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी आप सुन लो, उसके बाद में क्वेश्चन को करते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि 200 प्लस क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। आप वीडियो में बने रहो। इसके पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। आज जो क्लास है वो थर्ड पार्ट की क्लास है। तीसरे पार्ट में देखते हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता हूँ 1 घंटे में, उतने क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कम से कम टाइम में कैसे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दूँ जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा बेटा पेपर में कि जब आप बैठोगे पेपर में, आप सोचो कि 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के। अब 20 क्वेश्चन को अगर आप 25 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में कर लेते हो, समझो, सोचो जरा, 25 से 30 मिनट के बीच में अगर आप ये 20 क्वेश्चन को कर लेते हो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि आपको समझाना भी है। आप खुद से जब प्रैक्टिस करके देखोगे, आदत डालोगे, तो पहले आपको 40 मिनट 45 मिनट लगेंगे, लेकिन 2-3 प्रैक्टिस सेट बाद आप 25-30 मिनट के रेंज पे आ जाओगे। 25-30 मिनट का रेंज का मतलब ये होता है कि आपने 3 घंटे के पेपर में से आधे घंटे में 20 क्वेश्चन कर लिए, तो बाकी जो 18-19 क्वेश्चन है, उसको करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे टाइम रहेगा। चलो 2.5 घंटे छोड़ो, मैं आपको मान लेता हूँ 2 घंटे टाइम रहेगा 18 क्वेश्चन के लिए। तो देखो कितना टाइम आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन में ही टाइम लगा दोगे, तो फिर बड़े क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं बचेगा। तो मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आपको वो टिप्स सिखा देना, वो ट्रिक्स बता देना, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। 2 पार्ट मैंने करवा दिया है, आपने देखा होगा। पहले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके करवाया था, सेकंड पार्ट उससे फास्ट करवाया था। आज का पार्ट थोड़ा और जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़ते पढ़ते रिवाइज कर लिया है। कुछ नया हमें देखने को तो मिल नहीं रहा। फटाफट से आ जाए वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपने चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर 7479514404 इससे व्हाट्सअप करके आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, और आप मेरे से इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको, आप भी अगर सपोर्ट दिखाओगे, फिर मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी करोगे, और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस बोर्ड एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। कल कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, अगर आप में से किसी को याद होगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हमें 10 नंबर क्वेश्चन से करना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, पढ़ना जरा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0 है, थीटा की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? √3 tan 2 थीटा। अब करना क्या है इसमें? इसमें आप लोग क्या करोगे, आप मुझे बताओ। आपको आपको कितनी देर का टाइम चाहिए? आपको मैं 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताओ जल्दी कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। बस 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, आपको सोच के बताना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। जल्दी सोच लिया? अरे सोच लिया? बताओ जल्दी, सोच लिया? देखो, करना क्या होता है, ये √3 जो tan थीटा है ना, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3 को -3 को उधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा। बेटा ये जो tan 2 थीटा होगा ना, इज इक्वल टू 3/√3 हो जाएगा। देखो, √3 के टेबल में √3 से डिवाइड करोगे तो √3 × √3 3 होता है। आपको पता ही होगा कि √3 में √3 मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, तो 3 को √3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? √3 आ जाएगा। अब देखो जरा,
tan टू थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3। √3 tan में किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। कंपेयर करो, टू थीटा का वैल्यू 60 होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/2। आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है भाई। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप देख के बता सकते थे। आप देख लो ना, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे अगर आप 30 पुट करोगे तो 30 × 2 कितना होता है, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है, √3। √3 × √3 -3 पुट करो। √3 × 3 कितना होता है, 3 - 3 = 0। यही एक ऑप्शन है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन मेथड से भी जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आता। ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ 50 मीटर वाइड रिवर, अ टॉल ट्री स्टैंड ऑन द आइलैंड। आइलैंड पे एक टॉल ट्री स्टैंड है। ठीक है जी। पी एंड क्यू आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू बैंक इन द लाइन ऑफ द ट्री। अच्छा, कहने का मतलब ये है, भैया एक पेड़ है, एक क्या है, एक पेड़ है, एक क्या है भैया, ये पेड़ है। मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर, ये पेड़ है। उन्होंने बोला पेड़ के एक साइड इधर बैंक पे कोई है और इधर बैंक पे कोई है। एक से भाई साहब जो है वो पेड़ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और एक से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला ना पी और क्यू पॉइंट, तो पी से 60 बन रहा है और क्यू से 30 बन रहा है। इसको मान लो कोई भी पॉइंट है, पी क्यू आर मान लो और इसको एस मान लो। ठीक है, तो आर एस एक ट्री है। पी पॉइंट से हम इसको देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, क्यू पॉइंट से देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। आपको ट्री का हाइट बताना है। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक नदी अगर 50 सेंटीमीटर है, कितना है, 50 मीटर है, भैया अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो ये 50 - x हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं हमेशा सिखाता हूँ फिर से बता रहा हूँ, दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो एक काम करो आप एक बार ना, अच्छा इस क्वेश्चन भले ही एमसीक्यू का है, मैं आपको 2 और 3 मार्क्स में भी आएंगे तो वैसे सिखा रहा हूँ कि आप सॉल्व कर लो। अब देखो ट्रायंगल क्या है भैया, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्रायंगल आरपीएस। अब आरपीएस में देखो, ये गिवन है, थीटा गिवन है, बेस गिवन है, ये ट्री का हाइट निकालना है, मतलब आर एस की वैल्यू निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में किसका रिलेशन होता है, टेन का। तो टेन 60 = आप आर एस अपॉन में पी एस लिख सकते थे, लिख सकते थे। यहाँ से आप आर एस का वैल्यू निकालते तो आर एस का वैल्यू आ जाता बेटा √3 PS, क्योंकि टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाता। अब एक और ट्रायंगल बन रहा है, वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, RSQ। आर एस क्यू में टेन कितना है बेटा, टेन 30 डिग्री है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, आर एस अपॉन में 50 - x। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एस, आर एस, आर एस, आर एस। अच्छा पी एस की जगह पे हम यहाँ पे, चलो छोड़ो कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। आर एस अपॉन में 50 माइनस कितना हो जाएगा, 50 - PS हो गया। वैल्यू पुट करना है, आर एस की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप आर एस की वैल्यू पुट करोगे, आप खुद सोचो ना, अगर आप आर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, आप बताओ भाई। आर एस इज इक्वल टू अगर पुट कर दोगे, या ये वैल्यू आर एस की यहाँ पे ले जाके पुट करो, कुछ भी कर लो, ये वाले वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3 PS अपॉन में 50 - PS। ठीक है, आप मेरे से जल्दी कर लोगे मुझे पता है। √3 में √3 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 3 PS आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -PS उठ के इधर आएगा, तो +PS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। भैया 4 PS का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, तो PS का वैल्यू आ गया 50/4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, 25/2 PS आ गया। भाई PS 25/2 आ गया, बट हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था बताओ, हमें तो हाइट हाइट निकालना था, आर एस निकालना था। तो हम आर एस इज इक्वल टू लिखेंगे। भाई आर एस इज इक्वल टू कितना है बताओ जरा, आर एस इज इक्वल टू कितना है भाई, √3 PS है ना, तो √3 × 25/2। √3 इंटू कितना लिखेंगे बेटा, 25/2। √3 × 25/2। √3 × 25/2। अब देखो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 आएगा। अच्छा √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.71। अच्छा 12.1 का डबल कितना होता है, तो 12.1 का डबल 25 होता है, मतलब आंसर जो होगा
वो 25 के पास वाला तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में 5 होगा, ये भी क्लियर है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। भैया 22.65 होगा या 21.6 होगा, 5 होगा, तो रूट 3 का वैल्यू पुट कर दो 1.71, और उसमें 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21.65 निकल के आ जाएगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई? दो ट्रायंगल आपको बनाने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो जरा, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, आपसे सेक टेन दिस का वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है बेटा कि कॉस का वैल्यू दे रखा है, तो कॉस का ही तो रेसिप्रोकल सेक होता है। भाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो भाई सेक अगर कॉस 2/3 है, तो सेक जो है वो 9/4 होगा। भाई 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 ही तो आएगा। +2 × 10 कितना होगा? तो आपने देखा ये बी है, ये एच है, तो भैया जो पी होगा ना, वो √9 - 4 होगा, मतलब √5 होगा। पी कितना होगा? √5। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। हाइपोटेनस 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, -7 आएगा। 2 से 2 दूना 4 कट गया, चलो छोड़ो मत काटो इसको। ये आ गया 18/4 प्लस 10/9। ठीक है, 2 से कट कर दो इसको, और आसान बन जाएगा, क्यों इतना दिमाग लगाना। 2 से इनको कट कर दो, 2 से कट करोगे तो कितना आएगा भाई? 2 से कट करोगे 2 × 2 = 4 आएगा। तो ये आ गया आपका बेटा 9/2 प्लस 10/9 माइनस 7 कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले ले बेटा, तो एलसीएम लोगे तो 18 आएगा। 2 से 2 9 जा 18, 9 9 जा 81, प्लस 9 2 जा 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, माइनस 18 से 1 जा कितना होता है? 18 से 126 नहीं होता है? कितना होता है? 126 होता है। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना। इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हमने कुछ गलती करी है ना? कुछ गलत करा है ना बेटा? हाँ, यहाँ पे गलत हो गया ना हमसे। देखो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, तो बेस तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये देखो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये 9/2 आ गया, प्लस कितना आ गया? 5/2 -7। भाई 9 और 5 कितना होता है? 14/2 -7। 2 से 7 कट गया, 7 में से 7 गया, आंसर कितना आ गया? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, वो हमने गलत एक लिख दिया था, इस कारण से कैलकुलेशन जो था वो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा था, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है उन्होंने? हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए दे रखा है। क्या निकालने के लिए दे रखा है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है। अच्छा, सरकमफेरेंस दे रखा है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो है वो क्वाड्रेंट है। तो बेटा थीटा कितना बनता है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr का वैल्यू बेटा 616 दे रखा है। अब वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7 गुना r इज इक्वल टू 616 दे रखा है। 2 से कट करो 308 आएगा। भाई 2 से कट करो 154 आएगा। 11 से कट करो, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 14 आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 98। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, सॉरी डिवाइड में, मल्टी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। 14 से 1 जा कितना हो गया? 98। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 98 इंटू 98, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। भाई 7 से कट करोगे 14 आएगा, 2 से कट करोगे 2 आएगा, 2 से कट करोगे 7 आएगा। ठीक है ना? 2 से कट करोगे 11 आएगा। 98 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 से 1 जा कितना होता है? 56। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। लास्ट में जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 6 आएगा। क्या आएगा लास्ट में? 6 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 98 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है 7, 100 से तो कितना हो जाएगा? 700। 700 से थोड़ा सा कम है, और 700 का डबल, तो 7456 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं लग सकता। मल्टीप्लाई करो, 8 से 1 जा 56, कैरी गया 5, 9 से 1 जा 63 और 68।
11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 6 लिख दो, 8 6 जोड़ दो 14 आएगा, 8 से 14 और 1 15 आएगा, और 6 में 1 जोड़ दो 7 आएगा। 7 5 4 6, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला उन्होंने, सेक्टर का रेडियस 5 है, एंगल 50 है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360, 50 अपॉन में 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा तो 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है 5 इंटू 5। भाई 50 से कट करो इसको, जीरो से जीरो से कट हो गया, अच्छा 50 से तो कट नहीं होगा, लेकिन हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 से ये 10 आएगा, ये 5 से कितना आएगा, ये 5 से कितना आएगा भाई, 5 से आएगा, 5 से 5 सत्ते 35 और 2, 2 से कट करोगे 5 आएगा, 2 से कट करोगे 36 आएगा, 2 से कट करोगे 11 आएगा, 2 से कट करोगे 18 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 11 अपॉन में 18 से बन जा कितना होता है भाई 126, 18 से बन जा कितना होता है 126, 18 से बन जा 120, 5 से जा 25, 25 125, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आप एक बात बताओ ना, 126 से जब 100, ये देखो ऐसे ही कर लूंगा मैं तो इसको सॉल्व, भाई 126 से जब 125 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, अरे 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, और उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आंसर जो होगा वो 11 से छोटा होगा। एक बात बताओ, आप 11 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा, लेकिन 11 में जब आप 0 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 126 से 125 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर जाना है, अरे आंसर किस में जाएगा, पॉइंट में। अब पॉइंट को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा पॉइंट को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 से छोटा आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और 11 से छोटा एक ही आंसर है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हुआ जो मुझे आंसर पता है, अभी कर रहा हूँ, ऐसे ही आपके दिमाग में पेपर में आना चाहिए कि कैसे हम इसको आसान कर सकते हैं। देखो ना भाई, 126 से 125 छोटा है, तो 0 पॉइंट ही कुछ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन 0 पॉइंट कुछ आएगा। भाई 0 पॉइंट जो अगर 1 होता तो 1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 0 पॉइंट तो 1 से छोटा है ना, तो 11 से आंसर छोटा ही आएगा, तो 11 से आंसर छोटा एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, तो वही इसका आंसर होगा। ये सब मेथड बेटा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आप इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाओ, वो भी मैथ्स का। ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले तो खास करके। उन्होंने बोला 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाल लिया, क्या क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का फेस कार्ड हो। भैया अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं ना, वो 3 3 फेस कार्ड सब में होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं भैया, 3 3 फेस कार्ड सब में होते हैं ना, 3 3 फेस कार्ड या 2 होते हैं भाई, 3 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 टोटल आपके वो होते हैं सूट। कौन कौन से होते हैं आपके, ब्लैक कलर तो 2 होते हैं, ब्लैक और रेड, और वो होते हैं आपके डायमंड, हार्ट, और अरे 4 आपके सूट होते हैं ना, तो चारों सूट को अगर आप देखोगे तो उसमें ब्लैक कलर का फेस कार्ड पूछ रहा है, तो भैया ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितना होता है, तो ब्लैक कलर का फेस कार्ड 3 जो होंगे वो आपके देखो मेरे दिमाग से ये निकल गया भाई, 4 कौन कौन से होते हैं, आपको किसी को याद आ रहा है भाई 4 कौन कौन से होते हैं, जल्दी से मेरे को याद दिला देना, 4 कौन कौन से होते हैं फटाफट से, 4 कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। हार्ट, डायमंड और स्पेड और क्लब, है ना, हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब, हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब, भूली दिमाग से निकल गया था यार, हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब। बेटा ये जो हार्ट डायमंड होता है रेड कलर का होता है, और ये स्पेड और क्लब क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। उन्होंने बोला ब्लैक कलर का फेस कार्ड, तो बेटा 3 कार्ड इसमें, 3 कार्ड इसमें, तो टोटल 6 कार्ड हो जाएंगे, तो 6 अपॉन में टोटल 52 है, डिवाइड करोगे तो 3/26 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 3/26। ठीक है भाई, उन्होंने मोड निकालने के लिए बोला है, एल की वैल्यू दे रखा है, एच की वैल्यू दे रखा है, F1 दे रखा है, F0 दे रखा है, F2 दे रखा है। अगर आपको मोड का फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है, और इनटू में एच होता है, बस फॉर्मूले पे पुट कर दो। भाई ये 60 होगा, प्लस F1 कितना है 16, 16 में से 6 गया 10,
2 गुना आईफोन 16 टू जा 32, 32 में से 6 जाएगा 30 आएगा, उसमें से 6 जाएगा 30 में से 6 जाएगा 24 आएगा, और एच जो है वो 15 है। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करो जरा, कट करो, 2 से कट करोगे 12 आएगा, 2 से कट करोगे 5 आएगा, 60 में अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो भैया आंसर जो होगा वो आपका पॉइंट में ही आना है। अब मैं सॉल्व क्यों करूंगा आप मुझे बताओ, ये कट तो रहा नहीं है, तो 60 में जो भी नंबर होगा ये तो पॉइंट में ही आने हैं ना, क्योंकि ये सब कठिन है भाई। 3 4 जा 12 कट कर दोगे, 3 5 जा 15 कट कर दोगे, तो 5 जा 25/4 तो पॉइंट में ही आंसर जाने हैं, पॉइंट में एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद ही बोलते हैं कि देखो ये आंसर लिखा हुआ है, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लगे पड़े हो सॉल्व करने में, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, और एमसीक्यू में तो खास करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। भाई एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, ये आपका हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। उन्होंने बोला कि दोनों का रेडियस एक है, हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। सॉलिड का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का मतलब इन दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ दो भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। मैं लिख क्यों रहा हूँ इतना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 2/3 पाई r क्यूब। भाई पाई में आंसर दे रहा है, तो पाई को कॉमन निकाल लो और 1/3 को कॉमन निकाल लो, 1/3 कॉमन निकल गया, पाई कॉमन निकल गया। अच्छा बताओ, रेडियस हाइट सब बराबर है ना भाई। अरे रेडियस और हाइट क्या है, सब बराबर ही तो है, और कुछ है इसमें, सब कुछ बराबर है, आप देख लो ना। 1/3 अगर पाई r स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2r। भाई यहाँ एच बचेगा और यहाँ 2r बचेगा, वैल्यू पुट कर दो। भाई 1/3, पाई नहीं पता, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हाइट आपका कितना है, हाइट आपका 1 है, और रेडियस आपका 1 है, तो 1 + 2 कितना होता है 3। भाई 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका, पाई। तो यही ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आपको पता है ना, वॉल्यूम में जब दो दो अलग अलग फिगर से मिलके अगर वॉल्यूम बना होता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देते हैं, मतलब जिनसे वो मिलके बना हुआ है ना सॉलिड, उन दोनों शेप के वॉल्यूम को जोड़ देते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। फिर से वही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गए, नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया था ना उस टाइम, कि आप काउंट करो टोटल कितने हैं फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों, इन सबको काउंट करो, 10 12 14 16, इनको काउंट करोगे तो बेटा 66 आएगा। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी काउंट करो 66, कितना फ्रीक्वेंसी है 66, 66 फ्रीक्वेंसी है, तो भैया 66 अगर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका आधा करो। 66 का आधा कितना होता है 33, मीडियन निकालने के लिए हम आधा करते हैं ना, तो 66 एन है, तो एन का आधा करोगे तो भैया 33 आएगा। कितना आएगा 33। इसका मतलब जो नंबर होगा, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, 33 आ गया ना n/2, तो वो जो नंबर होगा वो 33 से बड़ा होगा। 33 से क्या होगा, बड़ा होगा। और 33 से बड़ा देखो, ये 10 हो गया, 10 में 12 जोड़ोगे 22 आ जाएगा, 22 में 14 जोड़ोगे 36 आ जाएगा, तो 33 से बड़ा यही है। तो इसी के ऊपर का क्लास जो होगा वो क्या होगा, मीडियन क्लास। ऐसे भी आप देख सकते थे कि जो बीच का क्लास है उसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। दो इधर है, दो इधर है, बीच का है ये मिडल वाला क्लास है, और मिडल वाले क्लास को ही हम मीडियन बोलते हैं। बाकी आप सी एफ से भी निकाल सकते हो, पहले 10, 10 में 12 जोड़ा 22, 22 में 14 जोड़ा 36, हमने देखा डिवाइड करके, तो 66 को डिवाइड करा 33 आया, 33 से बड़ा 66 है, तो ये जो क्लास होगा वही मीडियन क्लास होगा। तो अब पूरा मैं आपको मीडियन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो पढ़ना है तो बेटा स्टैटिक्स में मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैंने प्रैक्टिस भी करवा रखा है। बट अभी के लिए सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, तो आप उस पर फोकस करो, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप मेरे से सिर्फ मेथड सीखो, और मेथड सीखो और दिमाग में उसको बैठा लो। उन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ ए और बी फ्रॉम ऑरिजिन b² - a² होगा, नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। भाई नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। बात मैं सही बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला ए और बी का डिस्टेंस ऑरिजिन से, ए और बी का डिस्टेंस ऑरिजिन से। भाई ऑरिजिन का मतलब 0 0, ऑरिजिन का मतलब 0 0, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है 0 0। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपको कहाँ से ये दिख रहा है, भाई आपको
कहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा? भाई हो ही नहीं सकता। भाई हो ही नहीं सकता ना। फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो भैया बी में ये जो होगा ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है? ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। तो भैया असर्शन जो है वो गलत है। असर्शन गलत एक ही ऑप्शन में है, तो डी नंबर आंसर होगा। इसका मतलब रीजन करेक्ट है, रीजन सही है इसका मतलब। समझ में आया? उन्होंने बोला एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 20 एंड 10 एंड क्या कहना चाहता है भाई ये इतना? एलसीएम एचसीएफ ऑफ ए ए सेकंड वाला तो करेक्ट है भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, ये तो करेक्ट है। लेकिन वो कहना क्या चाहता है? अच्छा, वो कहना चाहता है कि अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अगर ए इज इक्वल टू मैं 50 रख दूं तो 50 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 100 होगा। बात तो बिल्कुल सही है कि 100 होगा। और एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा। एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा। तो ये भी सही है। तो भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन रीजन में कोई एक्सप्लेनेशन मुझे दिख नहीं रहा बनते हुए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है ना भाई। एच सी एफ इंटू एलसीएम इजल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है, लेकिन 100 ही होगा इसका एलसीएम, 10 होगा इसका एचसीएफ, ये इससे थोड़ी निकल रहा है। तो रीजन का असर्शन से कोई तालमेल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब फटाफट इस वाले प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। अभी तक आप बने हुए हो, मज़ा आ रहा है सॉल्व करने में? जल्दी बताओ। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो भैया सॉल्व मेरे साथ करते चलो, मैं आपको करवाते चलूँगा सॉल्व बिना किसी दिक्कत के। कोई लोड नहीं लेना, बस जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, कॉपी पेन लो, सीख लो। सबकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। उफ, चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? मैं कितने 27 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा जितने थे बचे हुए थे 10 से लेके इतने क्वेश्चन किए हैं, मतलब हमने ठीक ठाक टाइम ले लिया है इसमें। कोशिश करेंगे इसमें कम से कम टाइम ले। उन्होंने बोला इरेशनल कौन होगा? अब चेक करना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन दोनों को जब गुना करोगे ना बेटा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो सारे रूट हट जाएंगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो 2√3 में जब √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ना √3 को काट देगा। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे तोड़ो। तो भैया जब तोड़ोगे ना आप, तो 2√3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। बी का स्क्वायर करोगे यहाँ भी रूट हट जाएगा। मुझे बस ये समझाना है कि -2 इंटू ए की जगह पे लिख दोगे 2√3 और बी की जगह पे लिखोगे आप 1√3। √3 कट गया, देखो यहाँ से भी रूट हट गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है भैया ये रेशनल है, तो इरेशनल नहीं हो सकता। ये भी देखो, √2 से √2 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, 5 + 1 आंसर आ जाएगा 6। तो ये भी रेशनल है। इसको सॉल्व करोगे, ये √2 इस √2 को काट देगा, आंसर होगा -2। इसका मतलब ये भी रेशनल है। तो ये इकलौता भाई साहब बच गए जो इरेशनल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज करेक्ट। कोई डाउट नहीं। उन्होंने बोला नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो भैया एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो जितनी बार वो एक्स को काटेगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3। आपको आगे बताया था पार्ट 1 में मैंने, ध्यान दो। उन्होंने बोला द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -6 हैज y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -6। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -6 कहाँ गया भाई? y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -6। इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेंगे बेटा? पैरेलल ग्राफ बनेंगे। तो पैरेलल ग्राफ का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन होगा। देखो ना भाई, ये रहा ना, ये 2 और -6 है कि नहीं है? 2 और -6। चलो ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर लो। भाई ये 2 का ग्राफ है और ये इधर -6 का ग्राफ है ना? देखो ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, तो आप खुद ही बता दोगे कि नहीं होते हैं। तो नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, चलो स्पीड पकड़ के हम चल रहे हैं। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए कि भैया A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल है
और C1/C2 के इक्वल है। दूसरा केस होता है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, आगे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के, तीनों केस में क्या होते हैं, जल्दी जल्दी आप टाइप करो, छापो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। भाई अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक आ जाना, एक के ऊपर एक लाइन का आ जाना, ठीक है भाई। इस वाले में क्या होता है? इस वाले में यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे जो लाइन होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। इस वाले केस में क्या होता है? टकराएगा ही नहीं, तो इस केस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन होते हैं और सॉल्यूशन क्या निकलता है आपका? नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। चलो फटाफट से 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ ज्ञान की बातें हमने कर ली। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं यार, कितना आसान क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है B² - 4AC। 4 का स्क्वायर करो 16 माइनस 4 इंटू 3 2 जा कितना होता है? 6। भाई 16 में से 24 गया, आंसर कितना हो गया? -8। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। आपको नहीं पता तो आप याद कर लो भाई, B² - 4AC जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखो AX² प्लस 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 BX प्लस C इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे, ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू -4 आएगा, सी का वैल्यू 3 आएगा। यही यहाँ पे पुट करा है और कुछ नहीं करा है। उन्होंने बोला ये सारे नंबर जो है वो एपी में है। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो आपको पी का वैल्यू बताना है। अगर तीनों नंबर एपी में है भाई तो पी का वैल्यू बताना है। अगर तीनों नंबर एपी में बेटा तो इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, बराबर ही आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एपी का बराबर होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, P+1 में से में P-1 माइनस कर दो। तो आपने देखा कि भैया P+1 में से माइनस कर दो अगर P-1 को, तो वो इक्वल आएगा 2P+3 में से माइनस कर दो P+1 को। बताओ क्लियर है? मैंने आपसे पूछा कि अगर आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा P+1 माइनस P+1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बेटा ये 2P+3 माइनस P-1। P कट गया, 1+1 कितना हो गया? 2। 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2। तो इधर भी 2, इधर भी 2, ये कितना आ गया? 0 इज इक्वल टू 2P में से P गया, कितना आ गया? P। भैया P का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो आंसर क्या है 5 का? ए। क्लियर है भाई? 0 आएगा। सॉल्व करके देखो भाई, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो AP का बराबर होता है। तो मैंने पहले A2 में से A1 को देखो, AP का केस कहता है कि अगर A2 में से A1 माइनस करने पे A3 - A2 के बराबर आ जाए तो वो AP होगा। उन्होंने बोला कि वो पहले से ही AP है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है माइनस करने पे। पूछ रहा है ये कौन से ट्रायंगल का वर्टाइसेज है? कौन से ट्रायंगल का वर्टाइसेज है? -4, 4, 0 ये कौन से ट्रायंगल का वर्टाइसेज है? भैया एक काम करते हैं, सारे ट्रायंगल का वो निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं। भाई 4 में 4 का स्क्वायर करोगे, 4 + 4 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का रूट जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो एक साइड तो 8 आ गया। भाई 0 में से 4 करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 16 9 25 होता है, 25 का रूट कितना होता है? 5। तो इन दोनों को करने पे तो 5 आ गया। अब लास्ट और शुरू वाले को कर लो। भैया -4 में से 0 जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर 16 और 0 और 3 9, 16 और 9 कितना होता है? 25। 25 का रूट कितना आता है? 5। तो शुरू और लास्ट वाला भी 5 आ गया। दो ट्रायंगल इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई? फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था। उन्होंने बोला इफ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, 0 एंड x, y। तो x और y का आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। बोला गया ये लाइन है, एक पॉइंट 0, 0 है, ठीक है जी मान लिया मैंने। एक पॉइंट जो है वो x, y है, इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, उसका वैल्यू है 3, -6। मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपॉन में 2। तो भाई x में
ऐसा क्या जो एक्स की जगह पे ऐसा क्या रखें कि उसमें जीरो ऐड करें और डिवाइड करने पे 3 आ जाए, तो भैया 6 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 6 में से जीरो जाएगा तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 3 आएगा। आपको नहीं पता तो आप देखो। भाई मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। उन्होंने इसका वैल्यू 6 दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर x2 का वैल्यू 0 दे रखा है, भाई x1 को 2 से कौन सा ऐसा नंबर ले, क्योंकि x1 में 0 जोड़ोगे तो x1 ही आएगा। तो भाई ऐसा हम कौन सा नंबर ले जिसको 2 से डिवाइड करने पे आंसर हमें क्या दे जाए, 6 दे जाए। तो वो नंबर क्या होगा बेटा आपका, वो नंबर आपका कितना होगा, 6 दे जाए या 3 दे जाए, 3 दे जाए ना बेटा। कितना दे जाए हमें, 3 दे जाए। 3 दे जाए, देखो ना यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 दे जाए, तो भैया वो आंसर क्या होगा आपका, 6, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 6 से आंसर स्टार्ट होगा, मतलब ये दोनों नहीं हो सकता। फिर सेकंड वाले का ऐसे ही निकाल लो, -6 में भाई y में 0 करो। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर लोगे जिसका हाफ -6 होता है, तो आप बोलोगे -12 वो नंबर है जिसका हाफ कितना होता है, -6 होता है। आप लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो टाइम बचा के। उन्होंने बोला डीई पैरेलल है बीसी के, भैया डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता, क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो बीपीटी थ्योरम बोलता है कि छोटे अपॉन में छोटा, मतलब 4 अपॉन में x-4 जो है वो इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 8 अपॉन में 3x-19 के बराबर होगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 से 4 टू जा 8 कट जाएगा, 4 टू जा 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3x-19। भाई ये -8 है, -19 इधर जाएगा तो +19 होगा, 3x माइनस 2x जाएगा तो x आएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 19 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। समझ में आता है आपको, ऐसे ऐसे तरीके आपको समझ में आता है कैसे मैं कर रहा हूँ। भाई 4 से 4 टू जा 8 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2x-8 इज इक्वल टू 3x-19 आ गया। 3x-19 तो दे रखा है, -8 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना है, x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11। चलो 9 नंबर क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपको रेडियस निकालना है सर्कल का। क्या निकालना है भाई, सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब आपसे बोल रहा है ओबी निकालने के लिए। ओ ए का वैल्यू उन्होंने दे ही रखा है, 6 दे रखा है, हमसे ओबी पूछ रहा है। अब ओबी कैसे निकालेंगे, तो भैया अगर आप नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का यूज करोगे तो करते रह जाओगे। आप देखो थीटा है, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा किस दिन के लिए था, इसीलिए तो पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ा था, इसीलिए तो पढ़ा था कि अगर एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, देखो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपने पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल पता हो तो ट्रिगोनोमेट्री की मदद से आप दूसरा साइड निकाल लेते हो। तो 30 जो है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस आपको दे रखा है, तो आप साइन 30 डिग्री लगा दो। भाई साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, ओ बी अपॉन में ओ ए। साइन 30 होता कितना है, 1/2। ओ बी अपॉन में ओ ए है कितना, 6। तो ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। आपको रेडियस ही तो निकालना था, और रेडियस ही क्या है आपका, ओ बी है, ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने बोला एक सर्कल का रेडियस 3 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। बेटा ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 3 है। आप एक बात बताओ, ये दो टेंजेंट है, ये पैरेलल टेंजेंट है। उन्होंने बोला सर्कल, अच्छा टेंजेंट है ना, मैं कॉर्ड क्यों बना रहा हूँ, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है। ये सर्कल है, सर्कल है। उन्होंने बोला दो टेंजेंट है, दो पैरेलल है, मतलब आमने सामने टेंजेंट है। उन्होंने बोला अगर सेंटर से इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो अगर 3 है, तो भाई अगर रेडियस 3 है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो यही तो पूरा डिस्टेंस होगा। तो 3 + 3 कितना डिस्टेंस होगा, 6 होगा। कुछ थोड़ी था इस क्वेश्चन में, बताओ। अब बता दो कुछ था तो, कुछ नहीं था भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर जो होगा वो 1/3 होगा। नीचे 1 पुट कर दिया प्लस का साइन, 1/√3 का स्क्वायर जो होगा वो 1/3 होगा। ऊपर करेंगे 3 में से 1 गया 2/3 क्रॉस हो जाएगा, नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, 3 से 3 कट ही जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। 1/2 का tan 60 का वैल्यू होता है नहीं, cos 30 का वैल्यू होता है जी होता है, sin 60 का वैल्यू होता है नहीं, sin 60 सॉरी, अरे एक सेकेंड, ये cos 60 cos 30 पे क्यों टिक कर दिया भाई मेरे, cos 30 का वैल्यू तो sin 60 के बराबर ही होता है, दोनों √3/2 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अभी करा था ये वाला क्वेश्चन, अभी करा था नहीं करा था, अभी किया था या नहीं किया था, जल्दी बताओ भाई। ये वाला क्वेश्चन अभी करा था या नहीं करा था, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना भाई, किया था ना कि ये 2 को उठा के इधर भेजो, तो जो साइन 2 थीटा है वो √3/2 हो जाएगा। अच्छा tan का मैंने करवाया था, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 60 का वैल्यू होता है। साइन साइन देखो अपनी जगह है, तो 2 थीटा का वैल्यू 60 आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भैया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर। ये 75 मीटर का टावर है, ये 75 मीटर का टावर है। इस 75 मीटर के टावर से आप नीचे किसी कार को देखते हो, नीचे किसी कार को देख रहे हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा है, तो बेटा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये 30 उठ के यहाँ पे आ जाता है। माइंड में आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। आपसे क्या बोला गया है कि ये 75 सेंटीमीटर का है, डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये कार है और ये टावर का बेस है, आपसे ये पूछा जा रहा है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पूछा जा रहा है, tan का रिलेशन लगेगा। tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 75 अपॉन में, इसका अगर नाम दे दो ए बी सी, तो जो tan 60 होगा वो 75 अपॉन में बी सी होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में बी सी होगा, तो भैया बी सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 75 अपॉन में √3। लेकिन हम क्या करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि रूट में नीचे डिनोमीटर में रूट तो रख नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 75 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 3 से कट करोगे कितना आएगा 25। आंसर कितना आ गया बेटा 25 √3, यही आपका आंसर है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई 60 डिग्री जो एंगल है वो सेंटर से बनाता है, ठीक है। ये तो आंसर मेरे को याद है, इसका आंसर 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक, ये तो मेरे को याद है। बट उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60, 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है बेटा, पाई का वैल्यू है 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना है 21। ठीक है भाई, 60 से इसको कट करो 6 आएगा, 2 से कट करोगे 3 आएगा, 7 से कट करोगे 3 आएगा, 3 से कट करो खत्म। आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कितना होगा 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई, ये फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का। जो पूछ रहे हैं ना ये कहाँ से आया, भाई लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। कहता क्या है समझा देता हूँ। ये सर्कल है, ये रेडियस है, सॉरी सेंटर है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब होता है कि मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक का निकालना हो। दूसरे से चलो ब्लैक से ले लेते हैं, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसके निकालने का ही फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, इसी के निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, चलो। बोल रहा है इफ द इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5 अपॉन में 18 ऑफ द एरिया ऑफ
सर्कल, सेक्टर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल का 5/18 है। भाई सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उन्होंने बोला ये टोटल जो सर्कल का एरिया है ना उसका 5/18 है। सर्कल का एरिया कितना होता है बेटी, पाई आर स्क्वायर। आपको समझ में आया। उन्होंने बोला कि जो सेक्टर का एरिया है ब्रो, वो सर्कल के एरिया का 5/18 है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका 5/18 है। भाई सेक्टर का जो एरिया है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो सर्कल के एरिया का 5/18 है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 5/18 कर दिया। जरा गौर से देखो भाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 18 से 18, 20 जा कितना हो जाएगा, 18 टू जा 36, 20 जा कट जाएगा। तो भैया थीटा का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 इंटू 5 कितना होता है, 100 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। उन्होंने बोला एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाता है, आपको एटलीस्ट टू टेल बताना है। भाई एक बात बताओ, अगर क्वाइन को हम 3 बार टॉस्ट करते हैं तो टोटल कितने आउटकम निकलते हैं। तो आपका जवाब होगा भैया 3 बार टॉस करने पे 8 आउटकम निकल सकते हैं। 2 बार टॉस करोगे तो 4 निकलेगा, 3 बार टॉस करोगे तो 8 आउटकम निकलता है। बोल रहा है एटलीस्ट टू टेल आए, 2 टेल आना चाहिए कम से कम। अब 2 टेल कम से कम किस में आ सकता है भाई, 2 टेल कम से कम 2 टेल का मतलब जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा वाला भी काउंट होगा। तो कम से कम 2 टेल कितने में आ सकते हैं, 4 में आ सकते हैं। कैसे, 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे टेल आ जाए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए। 3 हो गया। और एक चौथा कौन सा काउंट कर सकते हो आप, जिसमें मान लो तीनों पे क्या आ जाए, तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। उन्होंने अच्छा उन्होंने टेल का बोला ना, मैंने हेड का कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। टू अगर हेड भी आएगा ना तो यही आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे हेड 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 लिख दिया, यही 4 ऑप्शन होंगे। तो 4/8, आंसर कितना होना चाहिए था, 1/2। आंसर कितना होना चाहिए बेटा, 1/2। भाई 4/8 को जब कट करोगे, क्योंकि 4 टोटल आपके फेवरेबल आउटकम है, उसमें से 8 में से 4 ऐसे हैं जो फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी निकलता ही है फेवरेबल अपॉन में टोटल को लिख के। तो फेवरेबल लिखा ऊपर, टोटल लिखा नीचे, 4/8, 1/2 आंसर हो गया। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। भाई प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, समझो, वो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे एक सेकेंड ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो किसी भी नंबर का होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ठीक है, 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी, 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। भाई 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। अब देखो 5/100, ये तो 1 से छोटा है, ये आंसर हो सकता है। 0/5, ये भी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ये भी आंसर हो सकता है। भाई 1/0.5, अब 1 में आधा कितना होता है। भाई 1 में जब आधा आप करोगे, मतलब 1/5/10 करोगे, 10 ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। भाई 1 को जब आधा से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 आंसर नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नंबर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो यही आंसर क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उन्होंने बोला आप रिलेशनशिप बताओ मोड में, मोड का, जब मीन और मीडियन दे रखा हो। तो भैया मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब मीन और मीडियन दे रखा होता है। आप में से कोई बता सकता है, जब मीन और मीडियन दे रखा है तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बोल बेटा जल्दी बोल, जल्दी बोल। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बता दूं मैं। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा थ्री मीडियन, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 3 मीडियन - 2 मीन। 3 मीडियन - 2 मीन, हमें मोड ही तो निकालना है ना। 3 मीडियन, 3 इंटू 7.1, 3 इंटू 7.1 -2 इंटू 7.2। भाई 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, -2 2 जा
4 7 2 जा 14। तो भाई 3 में से 4 गया तो 9 आएगा, और 20 में से 14 गया तो 6 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 में 9। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो कि मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। मोड कितना होता है यहाँ पे लिखो भाई, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है मोड। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर, अगर हम दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर देंगे, दोनों का रेडियस सेम है बेस से, तो क्या स्फीयर बन जाएगा? भाई दो हेमिस्फीयर को जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करोगे, जाहिर सी बात है वो स्फीयर बन जाएगा। उन्होंने बोला टैंक जो है वो सिलेंडर के शेप का है, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन है एक एंड पे, मतलब सिलेंडर शेप है लेकिन एक तरफ हेमी स्फीयर बना हुआ है। सिलेंडर की हाइट 1.45 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 30। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, सॉल्व मत किया करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें अगर ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता है ना वैल्यू के साथ, वो हमेशा सही ही होते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है भाई। तो अब बोल रहे हैं 20 नंबर, इफ एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी देन nth टर्म एन इज गिवन बाई एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। मुझे ये समझाना है कि उन्होंने बोला एन निकालने के लिए, से मान लो मुझे A3 निकालना हो, तो A3 इज इक्वल टू, मैं S3 माइनस अगर S3 माइनस अगर S2 बोल दूं तो कोई दिक्कत? भाई 3 में से अगर 2 को माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई A3 में से अगर आप A3 इज इक्वल टू, अगर आप S3 में से S2 को माइनस कर दोगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आने हैं। तो भैया एसर्शन जो है वो कोई दिक्कत ही नहीं है एसर्शन में। उन्होंने बोला रीजन में एपी का जो 10th टर्म है वो 35 होगा। मुझे नहीं लगता 10th टर्म 35 होगा, करके देखे क्या? 10 टर्म निकालना है ना, तो ए प्लस 9d, ए का वैल्यू 5 है, प्लस 9 इंटू कितना है, 8 में से 5 गया 3, 9 या 27, 27 5 32। कोई गलत तो नहीं हुआ ना? चेक कर लेना। ठीक है, तो कितना आना चाहिए था भैया? 32। उन्होंने कितना दे रखा है? 35 का मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, कहाँ टिक करूँ? सी पे। असर्शन सही है, रीजन गलत है। क्लियर है भाई? समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? ये क्वेश्चन सेट फटाफट यहाँ पे आते हैं। बोल रहे थे द सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉल कंपोजिट नंबर इज, क्या बोल रहा है वो? कितने क्वेश्चन हो गए आपको पता है? कितने क्वेश्चन कर लिए आज? को नहीं पता कि आप डूब चुके पढ़ने में, है ना? और ऐसी पढ़ाई आप करते रहो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वहां तक तो आपको पहुंचा ही दूंगा जहां से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बस मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपके बदले का मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने इसके पहले भी कुछ चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनवाए हुए हैं, फिर से आज बनवा रहा हूँ। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब उसके बाद में देखो, अगर हम उसके बाद में बात करें तो बेटा उसके बाद में हमें जाना था, जैसे दो दो नंबर का, दो डिजिट का नंबर का वो हमसे HCF पूछ रहे हैं। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को आपको देख के लगे कितना आसान है? अगर आपको आसान है तो भैया नहीं पढ़े हो तो डिफिकल्ट ही होगा, अगर पढ़ भी लिया है तो इसके आंसर बताओ, इसके आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके आंसर क्या होना चाहिए पहले ये बताओ। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होता कितना है? 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता कितना है बेटा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। 4 और 10 का HCF, 4 और 10 का HCF जो दोनों के टेबल में है, 4 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, वो एक ही टेबल है आपका, कौन सा? डी। तो कितना आ गया भैया? 10 और 4 का HCF कितना आता है? 10 और 4 का वो कौन सा टेबल है? इसके टेबल है 10 और 4 दोनों आता है, तो वो 2 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ही होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF इज इक्वल टू कितना होता है भाई? इस LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM अलग हो जाता है, लेकिन HCF का मतलब होता है जो उनके बीच में कॉमन है।
भैया 4 और 10 के बीच में कोई ऐसा नंबर बताओ जो कॉमन हो 2 के अलावा। तो भैया एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1600 है, एचसीएफ 5 है, 5 3 जा 15, 10, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भैया, 5 से डिवाइड करोगे तो 320 आ रहा है, और 3 नंबर 120 एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन उन्होंने बोला कि अगर p का वैल्यू -7 है, q का वैल्यू 12 है, तो x का वैल्यू बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। p का वैल्यू दे रखा है, q का वैल्यू दे रखा है, तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। आप x का वैल्यू निकाल सकते हो अगर p और q दे रखा है। आप एक बात बताओ भाई, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 49। मैंने पूछा आपसे कि -7 अगर p की जगह पे पुट करे तो आपको नहीं लगता ये -7x होगा ना, होगा -7x होगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही है ना भाई, यही है ना, वो x की तो वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, 49 में 12 जोड़ दो, कितना आएगा भाई, 61। तो ये हो कितना जाएगा, जरा इसको पुट करना, इसको देखना। हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना भाई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो 49 नहीं आएगा ना, ये तो गलत हो गया। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू कैसे निकल सकता है, x का वैल्यू निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। दूसरा तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको इक्वेशन बनाओगे तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो एक्स की में वैल्यू निकालनी है ना, तो 7x - 12, अच्छा -12, 12 में लाना है, 4 और 3 इसका आंसर होगा, 4 और 3 सब में है, 4 और 3 सब में है। अब कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा, या दोनों सेम साइन होंगे, कोई माइनस में होगा कोई प्लस में होगा, या दोनों जो होंगे वो सेम साइन होंगे। तो आप देखो, इसको आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। भाई कॉमन निकालते तो x-4 आता और एक कॉमन आ जाता आपका x-3 का। एक कॉमन आया था x-3 का, एक कॉमन आया था x-4 का। पहले इसका आंसर तो निकालो। x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू एक आ गया 4 और एक आ गया 3। 4 और 3 किसी ऑप्शन में दे रखा है, दोनों प्लस में, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पैरेलल लाइन है। अभी पैरेलल लाइन का कंसेप्ट बताया था कि a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। अब मैंने आपसे यहाँ पूछा कि भैया देख लो, कोई एक को उठा लो, 9 में 18 से डिवाइड कर दो। 9 18 या कितना हो, 9 2 या 18 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे जो y है, उस y में क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम y में 2 से मल्टी, देखो जैसे ये दोनों है, तो 9 अपॉन में 18 2 आ गया, तो 2y अपॉन में कितना है b, 2y प्लस b इज इक्वल टू 2 है, 2 से 2 कट गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया। तो आप जब यहाँ से b का वैल्यू निकालोगे ना, आपको निकालना क्या है, आपको b का ही तो वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ। जैसे ये है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने पे आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन में b, क्या लिख सकते हो बेटा, इसको इसको लिख सकते हो आप कि 2 अपॉन में b इज इक्वल टू 9 अपॉन में 18। 9 अपॉन में कितना हो गया 18, 6 3 या कितना होता है 18। हाँ, जल्दी बताओ जल्दी। पैरेलल लाइन है तो क्या होगा आंसर, अगर पैरेलल लाइन है तो आंसर क्या होगा, a1/a/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में b हो जाएगा। भाई a/3 इज इक्वल टू a/3 इज इक्वल टू, तो हमने आंसर कितना आ गया इसका b। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा इसका, पैरेलल लाइन है ना, तो आंसर कितना आएगा, 9/18। 9/18 इज इक्वल टू 2/b, तो 2 दूना 4।
दो दूना चार, दो दूना कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं ना यार, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, a अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में b इज इक्वल टू 2 अपॉन में b इज इक्वल टू 9 अपॉन में 18, मतलब -9 अपॉन में -8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया 6 इज इक्वल टू -9 को 18 से कट करोगे, 9 टू या 18 कटेगा, कितना आएगा 1/2। भाई अगर हम यहाँ से यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ए बी पता है। क्या पता है, ए बी पता है। ए बी का वैल्यू कितना आएगा, तो भैया ए बी जो होगा वो आपका -1/2 -6 होता है। 6 दूना 12, 12 में से 11, 6 दूना 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा भाई। अगर ए बी का वैल्यू तो आ गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया भाई, ए बी का वैल्यू 6 आ गया, और यही आपका आंसर है, ए बी का वैल्यू 6। बट मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आपको निकालना हो वैल्यू तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले पे जाके 6 दूना 12 आएगा, 12 में से एक गया 11, 11/2। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो आंसर। उन्होंने बोला इसके रियल रूट है। रियल रूट का मतलब ये नहीं बोला कि ये जो है वो बराबर होंगे, बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन ये बात तो पक्का है बेटा कि b² - 4ac या तो बड़ा होगा, या तो इसके या तो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। या तो बड़ा होगा, या तो इससे क्या होगा, इक्वल होगा। बी की जगह पे बी पुट कर दो, -6 का स्क्वायर। इधर इधर देखो, इधर हमसे बोला गया के की वैल्यू निकालनी है, रियल रूट है, तो भाई रियल रूट है तो बड़ा भी हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। बी की वैल्यू पुट कर दो, 6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू -2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 - 2, भाई 36 - 2 कितना होता है 34। तो -4 के इज इक्वल टू माइनस -4 के, भाई -4 के इज इक्वल टू 36 में से 2 गया 34, 34 उधर जाएगा तो कितना आएगा +34। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 अपॉन में, भाई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। भाई के का वैल्यू कितना आएगा, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं करना क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उन्होंने बोला कि रियल रूट है। अब रियल रूट भाई दो ही केस में होंगे, या तो b² - 4ac 0 के बराबर है, या तो b² - 4ac 0 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमें के का वैल्यू निकालना है, और उन्होंने बोला कि इसके रियल रूट है, तो रियल रूट है तो भाई b² - 4ac होता है ना। इस पे पुट करके देख लो भाई, b कितना है आपका। अब देखो b की जगह पे b की वैल्यू पुट करो, b कितना है -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू -2 कितना होगा ये 36 में से 4x गया तो कितना आया 36 में से 4x। भाई ये 36 है, 36 में से 4 दूना 8, 8 इज इक्वल टू 36, 8 के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 36। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 36 अपॉन में 8, 4 से 9, 4 से 2, के इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 आ गया। अब 9/2 से बेटा बड़ा होगा कि 9/2 से छोटा होगा, तो आंसर जो होगा वो 9/2 से आज बड़ा होगा। क्लियर है बताओ, समझ में आया, अरे जल्दी बोलो, क्लियर है, समझ में आया। 1 घंटे हो गए और टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 और 10, 30 और 5, 35 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे के अंदर। एक एक दो और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। उन्होंने बोला कि इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो भैया एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ होगा, वाई का वैल्यू होगा 0। लाइन सेगमेंट क्या है आपका, लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2, और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 6। इसको ये लाइन कोई कट करके चला जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0। आपसे एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का मैं तरीका सिखाता हूँ बेटा। ये जो 5 है उसमें 2 को जोड़ो, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो 5 + 2 होगा बेटा वो सब भैया 7 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं y1 को जोड़ूं तो 6 में से 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा -3। 6 में से 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा -3 अपॉन में, अपॉन में, अपॉन में कितना भाई, अपॉन में कितना होगा। तो आप बोलोगे कि भैया अपॉन में जो आपने नहीं लिखा था उसको लिख दो। अरे क्या नहीं लिखा था, रेशियो ही तो नहीं पता है, तो रेशियो नहीं पता है तो लिखो भाई। नहीं आया समझ में, देखो मैं ये बोल रहा हूँ
कि ये लाइन है x कॉमा जीरो, इसको कट कर रहा है, इसको मैंने मान लिया m, इसको मान लिया रेशियो n, तो m के साथ वाला ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। मैंने ये बोला आपको कि भैया अगर इसमें हमें ये वाला जो पॉइंट जो इसको कट करके जा रहा है ये निकालना हो तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही y निकालने का फॉर्मूला होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में कितना हो गया बेटा, m प्लस एन। अच्छा y की वैल्यू आपको दे रखी है ना, तो y से सॉल्व करो, m इंटू वाई टू कितना दे रखा है बेटा 6, माइनस n इंटू वाई वन कितना दे रखा है वाई वन कितना दे रखा है बेटा, n इंटू वाई वन कितना दे रखा है माइनस, अपॉन में m प्लस एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0। m प्लस एन कितना हो गया 0, तो भैया 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 0, 3n इज इक्वल टू -6m, 3 से कट गया, 3 टू या 6 आया, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया -m, n का वैल्यू कितना आ गया भाई, -2m आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, -2n आ गया। वो बोल रहा है दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, लेकिन साइड इक्वल नहीं है, एक साइड दूसरे का डबल है, तो भैया ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अगर कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है दोनों एंगल और साइड बराबर, तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि एक साइड एक दूसरे का डबल है, भैया ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट हो सकता है खत्म, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है खत्म, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, यही दोनों है। क्या सिमिलर हो सकता है, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सिमिलर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। सिंगुलर हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। सिमिलर क्यों होगा, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो वो जो सेटअप होता है वो क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। अगर दो एंगल सही से अगर सही से अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो भैया वो सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो मेरे साथ साथ। उन्होंने बोला 8 नंबर क्वेश्चन में कि बीपी पैरेलल है सीएफ के, डीबी पैरेलल है ईएफ के, एडी रेशियो डी निकालना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे अगर आप इस क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 8 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो सी एफ जो है ना बेटा ये वाला इसके पैरेलल है, इसका मतलब ए पी अपॉन में जो पी एफ होगा वो 2/6 के बराबर होगा। मेरा कहना मतलब ये है कि भैया ये जो ए पी अपॉन में जो पी एफ होगा ना वो इक्वल होगा ए डी अपॉन में डी ई के। ए डी अपॉन में किसके होगा, डी ई के। ए डी अपॉन में किसके होगा, डी ई के। अच्छा इसी तरीके से ए पी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे ए पी मुझे नहीं पता। क्या आपको पी एफ पता, नहीं पता। क्या आपको ए डी, क्या आपको क्या लिखा हुआ है ए डी, क्या आपको ए डी पता है, ए डी पता है, ए डी नहीं पता, डी पता है, नहीं पता। तो ए पी अपॉन में पी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डी अपॉन में डी ई। वैल्यू पुट कर दो और कुछ भी नहीं करना भाई, वैल्यू पुट करो सबकी, सबकी वैल्यू पुट करो इसमें। तो ए पी अपॉन में पी एफ कितना हो जाएगा बेटा, 2/6, 2/में कितना हो जाएगा 6, तो 1/3 हो गया। और यहाँ पे ए डी अपॉन में डी ई दे रखा है, ए डी जो है वो 1/3 आ गया, डी सी जो है डी सी कौन सा बेटा, डी ई कितना होगा, तो 1/3 अपॉन में कितना हो गया डी ई, अपॉन में कितना हो गया डी ई, डी ई, ये डी कट गया, अरे ये डी कट गया, तो ए डी रेशियो डी ई, ए डी रेशियो डी ई जो है भाई, ए डी अपॉन में जो डी ई है यहाँ से 3 आ जाएगा नीचे, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। तो भैया अगर 3 नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे 3 बचेगा। तो ए डी रेशियो डी ई अगर निकालना है तो वो होता है 3:1। कितना हो जाएगा भैया, ए डी अपॉन में जो डी सी है वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1:3।
कितना हो जाएगा 1:3, 1:3। अच्छा देखो ना यहाँ पे, ये 2 है ये 6 है, तो 2 और 6 का रेशियो कितना होता है 1:3 तो होता है ना। तो AD और DE, ये छोटू और ये छोटू का भी रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये भी कितना होगा 2:2 रेशियो कितना होगा, जल्दी बताओ भाई। 1:3 होगा, कितना होगा 1:3 होगा, 1 रेशियो कितना होगा 3 होगा, 1:3 होगा। ठीक है। उन्होंने बोला इन एडवाइडिंग फिगर OC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, OC 9 सेंटीमीटर है, OB 15 सेंटीमीटर है, BC प्लस BD निकालना है, BC प्लस BD। अच्छा एक बात बताओ, BC जो है वो BD के बराबर है या नहीं है। तो ये देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें BC प्लस BD निकालना है, BC प्लस BD निकालना है, BC प्लस BD। जब BC निकालना है, पहले क्या करो आप, पहले आप BC निकालो। तो BC निकालने के लिए क्या करोगे भैया, BC निकालने के लिए 15 9, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 64, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, 225 में से 81 गया, रूट अंडर 144 आएगा। रूट अंडर 144 का वैल्यू 12 आता है। कितना आता है भैया 12। कितना आता है 12। उन्होंने मेरे से क्या पूछा है BC प्लस BD, BC प्लस BD। अच्छा BC और BD बराबर होंगे क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो BC जो होगा वो BD के बराबर होगा। उन्होंने बोला BC प्लस BD निकालने के लिए, तो भैया BD कितना आया है, तो आप बोलोगे भैया BC जो है वो 12 आया है, तो BD भी 12 होगा। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया भैया 24 सेंटीमीटर। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं भाई। 9 क्वेश्चन पे टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, 20 और 31 और 9 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा 40 क्वेश्चन हमने 1 घंटे के अंदर में निपटा दिया। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बाकी की बातें अगले पार्ट में करेंगे। 3 पार्ट हो गए हैं, चौथा पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, सेम टाइम मिलेगा। रेगुलर क्लासेज होंगी, आप यहाँ से अटेंड करके अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हो जल्दी से जल्दी, पेपर से 2-3 दिन पहले तक। और फिर लास्ट टाइम जो रिवीजन करवाऊंगा 1-2 दिन में, जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसको बस आपको ध्यान से देख के जाना है, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो इतने क्वेश्चन हमने आज कर लिए, अभी बाकी और भी बाकी हैं। तो भैया यहीं पे अपनी बानी को ख़त्म करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। और उम्मीद करते हैं, मान के चलते हैं, पढ़ाई कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, और आपकी सब कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जिन बच्चों का नहीं पढ़े लिखे, बेटा मन लगा लो, थोड़ा 10-15 दिन अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन जाते जाते कर ही लेते हैं। उन्होंने 10x उन्होंने 10x का वैल्यू पूछा, तो भैया 10x का जो वैल्यू होगा वो 15/8 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन 9 नंबर टिक नहीं किया था क्या मैंने। 9 नंबर 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 10x = 15/8 हो गया। उन्होंने मेरे से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछा है। क्या पूछा है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछा है। साइन एक्स माइनस क्या पूछा है, कॉस एक्स पूछा है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता कितना, भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता कितना। तो आपने बोला कि ये 15 है ये 8 है, कितना है 15 8 है, तो 15 और 8 और 17 का रिलेशन होता है। 15 8 और 17 का रिलेशन होता है। तो tan अगर ये परपेंडिकुलर 15 है, बेस अगर 8 है भैया, तो हाइपोटेनस जो होगा वो कितना होगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना, तो मैंने ये बोला ये p है। एच आपको नहीं पता, तो एच का वैल्यू कितना आ गया 17। साइन एक्स कितना हो जाएगा p/एच, मतलब 15/17 माइनस 8/17। 15 में से 8 गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 7/17। 7/17 आंसर नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। ध्यान रखो, चैनल को शेयर कर दो दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है।